हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्लास। अब तक हमने जो कुछ आपको बताया है उसका एक छोटा सा ब्रीफली आपको माइंड में रिपीट करवा दें कि अब तक हमने सीखा है कि मैटर क्या है, उसकी डिफरेंट फॉर्म्स क्या होती हैं, एटम का मीनिंग क्या है, मॉलिक्यूल का मीनिंग क्या है, होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल कौन से होते हैं, हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल कौन कैसे होते हैं, आयनिक कंपाउंड्स जो होते हैं उनमें हम कंपाउंड को फार्मूला बोलते हैं। जैसे NaCl आयनिक कंपाउंड है, CaCl2 आयनिक कंपाउंड है, एल्युमिनियम सल्फेट आयनिक कंपाउंड है। तो आयनिक कंपाउंड में फार्मूला यूनिट चलती हैं। मॉलिक्यूल्स बेसिकली कोवलेंट कंपाउंड्स में चलते हैं। आर यू श्योर अबाउट दैट? फिर हमने आपको बताया कि 1 AMU क्या है, बाय IUPAC डेफिनेशन 1 AMU की क्या होती है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, मास ऑफ प्रोटॉन क्या है, मास ऑफ न्यूट्रॉन क्या है, ये सब हमने डिस्कशन में ना किए थे। फिर हमने देखा कि क्योंकि 1 AMU को डिफाइन किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन 12 एटम, तो जो भी हम आंसर देंगे आपको एटॉमिक मासेस के, उनको हम रिलेटिव एटॉमिक मास ही बोलेंगे, क्योंकि जितने भी दूसरे एलिमेंट्स जो आपके ने पढ़े हैं या समझे हैं, उनका जो मास है वो AMU के उस वैल्यू को लेकर डिफाइन किया गया है जो वैल्यू कार्बन 12 के एटम से आती है। तो इसलिए आप बोल सकते हैं कि ऑल अदर एलिमेंट्स हैव देयर एटॉमिक मास इन रिलेशन टू कार्बन 12। क्लियरली अंडरस्टूड? तो उसके बाद हमने आपको बताया कि मोल क्या है। फिर बताया जो मोल है उसको आप 3 या 4 डिफरेंट कैटेगरीज में लिख सकते हो। मोल का मीनिंग है एवोगैड्रो नंबर, मोल का मीनिंग है ग्राम एटॉमिक मास, मोल का मीनिंग है ग्राम मोलर मास, मोल का मीनिंग है ग्राम एटम्स, मोल का मीनिंग है ग्राम मॉलिक्यूल्स। और ओनली इन केस ऑफ गैसेस एक मोल का मीनिंग होता है एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड एट 273 Kelvin 1 mole of all the gases। आई एम रिपीटिंग वंस मोर, 1 mole of all the gases, चाहे वो मोनोटॉमिक हो, चाहे वो पॉलीएटॉमिक हो, चाहे वो नियॉन हो, चाहे वो हीलियम हो, और चाहे वो मिथेन हो, चाहे वो इथेन हो, चाहे सल्फर डाइऑक्साइड हो, चाहे सल्फर डाइऑक्साइड हो, चाहे अमोनिया हो, चाहे कार्बन मोनोऑक्साइड हो, चाहे नाइट्रिक ऑक्साइड हो, चाहे ओजोन हो। यू टेक एनी गैस, आइदर इट इज मोनोटॉमिक और diatomic or polyatomic, in each and every case molar volume is 22.4 liter if pressure is taken 1 atmospheric and temperature is taken 273 Kelvin. Are you okay with the situation? And after that we done some numerical stuff on that, and I think you are able to go through all those things very well. लगातार क्वेश्चन करते जाइए। क्वेश्चन करना ही पढ़ाई है मेरे हिसाब से। बातें समझ आ भी जाती हैं पढ़ने के बाद, हम याद भी कर लेते हैं, उसको एग्जीक्यूट भी कर देते हैं, लेकिन फिर भी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ है वही एक्चुअल में एग्ज़ाम में काम आती हैं। तो आप अपना ज़्यादा टाइम प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी डालिए, क्योंकि चीज़ें समझ आ जाती हैं। आजकल के लाइफस्टाइल जैसा या जैसा हमारा सोशल और स्ट्रक्चर बन चुका है, एवरीवन वर्क्स हार्ड, हर कोई पढ़ाई करता है, तो और हर एक का माइंड शार्प ही है आजकल, तो हर एक को बातें पढ़ने के बाद समझ आ जाती हैं। तो जहाँ पर डिफरेंस क्रिएट होगा दो स्टूडेंट्स के बीच में या दो से ज़्यादा स्टूडेंट के बीच में, वो उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ पे ही डिफ्रेंशिएट होगा। तो इसलिए आप प्रॉब्लम सॉल्विंग पे जोर दीजिए। तो आज हम शुरू करते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मोल्स को अब हम अभी थोड़ी देर में दोबारा वापस आएंगे, लेकिन उससे पहले
लॉज ऑफ केमिकल कम्बिनेशन हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ये आपके क्लास 9th 10th का एक तरह से रिपीटिशन है, तो आप समझ जाइए मेरे हिसाब से। तो जो जो मैं बोलने वाला होगा ऑलरेडी आपके माइंड में वो क्लियर होगा, क्योंकि क्लास 7th में, क्लास 8th में, क्लास 9th में, क्लास 10th में आपने बार बार इन पॉइंट्स को पढ़ा हुआ है। लेकिन मैं इसलिए दोबारा आपको बता रहा हूँ, एक रिव्यू दे रहा हूँ, क्योंकि वो हमारे CBSE के सिलेबस का एक पार्ट है, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अदरवाइज यू नो, ये ऐसा ही है कि मैं आपको बोलूँ बेटे देखिए 2 × 2 = 4 है, तो बोलेंगे सर इसमें क्या नई बात है, ये तो हमें पता ही है। तो वही पॉइंट यहाँ पर है। अब जो मैं नेक्स्ट 5-10 मिनट में आपको पढ़ाऊँगा उसका हर एक पॉइंट आपको ऑलरेडी क्लियर ही है, लेकिन क्योंकि वो सिलेबस का पार्ट है इसलिए मैं उसको आपको डिफाइन कर रहा हूँ। तो उसमें पहला है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास है, ये हमें बता रहा है, आपके सामने स्क्रीन पे लिखा हुआ है लॉ। तो ये लॉ क्या बता रहा है कि जितने भी फिजिकल और हमारे केमिकल चेंजेस होते हैं हमारे आसपास, तो फिजिकल चेंज मतलब क्या हुआ, जैसे वाटर है वो आइस सॉलिड स्टेट में है और वो क्या बन गया, वाटर लिक्विड स्टेट में आ गया, तो उसकी फिजिकल स्टेट चेंज हुई। वाटर में ना कोई नया बॉन्ड टूटा है, ना कोई नया बॉन्ड बना है, सिर्फ उसके इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्सेस में डिफरेंस आया है। सिमिलरली वही वाटर लिक्विड स्टेट से वाटर में गैशियस फेज में या वेपर फेज में चला गया है। गैशियस कहना सही नहीं है, वेपर फेज कहना ज़्यादा सही है। तो अगर वही वाटर वेपर फेज में चला जाएगा तो क्या होगा, तो केमिकली पानी जैसा आइस में है वैसा ही लिक्विड वाटर में है, और जैसा लिक्विड वाटर में है वैसा ही वेपर में है। तो केमिकली वाटर सेम है, तो फर्क क्या है, उसकी एनर्जी का और उसमें प्रेजेंट इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन का। सबको मालूम है वेपर्स जो हैं ऑब्वियस है, मोर कंटेन्स मोर हीट देन लिक्विड वाटर, एंड लिक्विड वाटर कंटेन्स मोर हीट देन व्हाट, आइस। तो ये तो फर्क है, लेकिन वो एनर्जी लेवल का फर्क है, वो हर एक केस में होता है। आर यू श्योर अबाउट दैट? लेकिन जब भी कोई फिजिकल या केमिकल चेंज होता है तो मास का लॉस नहीं होता, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन का लॉस जरूर होगा कि अट्रैक्शन बढ़ गया है या अट्रैक्शन घट गया है, ये दूसरी बात है। लेकिन एज सच मैटर का लॉस कुछ नहीं होगा कि भैया पानी जो है लिक्विड से वेपर बनते बनते बीच में लॉस हो गया, तो ऐसा कोई लॉस एंजलिस वाला काम यहाँ कोई नहीं आएगा, ठीक है ना। तो ना यहाँ पे लॉस एंजलिस है, ना शिकागो है, और ना न्यूयॉर्क है। क्या है फिर यहाँ पे सिर्फ एक फॉर्म से, फिजिकली एक फॉर्म से वाटर फिजिकली दूसरी फॉर्म में जाता है, तो इसको बोलते हैं फिजिकल चेंज। आर यू श्योर अबाउट दैट? उसी तरह से केमिकल चेंज में क्या होगा, अब फिजिकल चेंज में बॉन्ड्स ब्रेक नहीं होते, लेकिन केमिकल चेंज में क्या होते हैं, पुराने बॉन्ड टूटते हैं और नए बॉन्ड बनते हैं, ये फर्क है। तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ भी क्या होगा, यहाँ भी एनर्जी लेवल में फर्क आएगा, क्योंकि बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए, ब्रेक करने के लिए हीट चाहिए, और जब बॉन्ड बनते हैं तो हीट रिलीज होती है। तो यहाँ भी एनर्जी का एक्सचेंज जरूर हुआ है, लेकिन मैटर फिर भी वहीं का वहीं रहता है, मैटर का अमाउंट चेंज नहीं होता। तो जैसे एग्जांपल लिया है यहाँ पे हमने, तो क्या है, मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है बेटे, श्योर अबाउट दैट? अब देखिए आपको जो क्वेश्चन लिया गया वो ये लिया भी NaCl जो है उसको हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो बोलते हैं एक्वा सोल्यूशन ऑफ NaCl टेकन विद सिल्वर नाइट्रेट एक्वा सोल्यूशन। तो आगे जाके आप पढ़ेंगे भी, ये टेस्ट भी है क्लोराइड आयन का, क्योंकि ये जो AgCl है ये वाइट फॉर्म में PBT बन के नीचे बैठ जाता है। आप चेक कर लीजिए, सब कुछ सोल्यूशन में ही है, लेकिन AgCl किस में है, AgCl आपका सॉलिड स्टेट में आ गया, चेक कीजिए यहाँ पे, ठीक है नहीं। तो AgCl प्रेसिपिटेट एज द वाइट सॉलिड इन दिस केस। लेकिन फिर भी क्या होगा, जो NaCl और सिल्वर नाइट्रेट का मास होगा, अगर मान लीजिए ये जो मास है, सिल्वर NaCl का मास x है और सिल्वर नाइट्रेट का मास y है, तो सोडियम नाइट्रेट और AgCl जो है
उनका मास का सम भी वही होगा। आर यू ओके विद दैट और नॉट? श्योर अबाउट दैट? तो जितना मास रिएक्टेंट का है उतना मास ही क्या है, प्रोडक्ट का है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, के मास का लॉस नहीं होता, बॉन्ड्स बनते हैं और टूटते हैं, बस इतना होता है। आर यू श्योर अबाउट दैट? क्लियर? अब दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि जो ये रूल है ये न्यूक्लियर रिएक्शंस पर नहीं चलता। न्यूक्लियर रिएक्शंस कौन से होते हैं? न्यूक्लियर रिएक्शंस ऐसे रिएक्शन होते हैं जिनमें न्यूक्लियस पार्टिसिपेट करता है। जैसे आपने नाम सुना होगा न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर फिशन, रेडियो एक्टिविटी। तो ये कुछ न्यूक्लियर रिएक्शन के नाम बोले हैं मैंने, ठीक है ना। तो न्यूक्लियर रिएक्शंस के अंदर मास का लॉस होता है, और आपने पढ़ा भी होगा आइंस्टाइन बोस इक्वेशन कि जितनी भी मास का लॉस होता है वो इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होता है, E इज इक्वल टू mc²। तो आप उसको बाद में पढ़ेंगे थोड़ी दिनों बाद, दैट एनर्जी प्रोड्यूस इक्वल टू डेल्टा mc²। डेल्टा m क्या होता है? मास लॉस ड्यूरिंग द न्यूक्लियर रिएक्शन। न्यूक्लियर रिएक्शन एक थोड़ा सा पोर्शन है आपकी केमिस्ट्री में क्लास 12th में, क्लियर। तो बहुत ही स्मॉल केमिकल काइनेटिक्स के अंदर थोड़ा सा पढ़ाया जाएगा आपको। अदरवाइज न्यूक्लियर रिएक्शन या न्यूक्लियर जो है मैकेनिज्म वो आपको फिजिक्स के अंदर है अंडर द नेम ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियाई। तो जो एटम्स एंड न्यूक्लियाई में क्लास 12th में। लेकिन जो भी है आपको इतना मालूम होना चाहिए, न्यूक्लियर रिएक्शंस में मास लॉस हो सकता है, लेकिन किसी केमिकल रिएक्शन में मास लॉस नहीं होता। आर यू श्योर अबाउट दैट? क्लियर? तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में कलर में चेंज होगा, किसी भी रिएक्शन में फेज में चेंज होगा, बॉन्ड्स में चेंज होगा, लेकिन मास का चेंज नहीं होगा। जितना मास रिएक्टेंट आपने लिया है उतना ही इन डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ प्रोडक्ट्स आपको वापस मिल जाता है। आर यू श्योर अबाउट दैट? क्लियर? अब हम जा रहे हैं तो वो है लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। ये भी आपने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी क्लास 10th में। तो ये जो है लॉ है ये क्या बोलता है? ये लॉ बोलता है कि जब भी आप केमिकल कंपाउंड कहीं से भी लेते हैं तो वो जो जिन एलिमेंट से बना होता है, जैसे मान लीजिए मैंने एग्जांपल यहाँ पे वाटर का लिया हुआ है, तो पानी यहाँ पे 2 ग्राम है, ऑक्सीजन यहाँ पे 16 ग्राम है, क्लियर। तो अगर आप चेक करेंगे तो ये 1:8 में आ रहा है। तो नो मैटर आपने पानी कहाँ से लिया है, क्लियर नहीं क्लियर? पानी अर्थ से लिया है या यूनिवर्स के किसी भी पार्ट से लिया है, ओके। वैसे तो अभी मून पे पानी नहीं मिला, लेकिन मान लीजिए मार्स से लेके आया कोई पानी, या प्लूटो से लेके आया कोई, मतलब आप फ्यूचर की बात कीजिए कि यूनिवर्स में कहीं से भी आप पानी लेके आएंगे, उसमें जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो होगा वो क्या होगा? फिक्स्ड रेशियो बाय मास होगा, क्लियर नहीं क्लियर? कि जो रेशियो होगा वो कितना होगा? 1:8 ही होगा। आर यू श्योर अबाउट दैट? क्लियर? तो ये पॉइंट आपको एज ए स्टूडेंट मालूम होना चाहिए कि एक केमिकल कंपाउंड इज फाउंड टू बी मेड अप ऑफ सेम एलिमेंट्स कंबाइंड टुगेदर इन सेम फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास, ठीक है नहीं? जैसे मान लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड मेरी नाक से निकले या आपकी नाक से निकले या किसी जानवर की नाक से निकले या गटर से बाहर निकले, वो जो CO2 है उसका केमिकल कंपोजिशन सेम है। आर यू श्योर और नॉट? तो ये बात आप याद रखिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि कोई भी कंपाउंड अगर हम उठाएंगे तो उसमें जो कंस्टिट्यूएंट एटम्स हैं जिनसे वो कंपाउंड बनता है, वो कंपाउंड वहाँ पर फिक्स्ड रेशियो बाय मास में रिएक्ट होते हैं या एड अप होते हैं, क्लियर नहीं क्लियर? आप देखिए, आप जैसे मैंने आपको एग्जांपल अभी बताया है
कि आप CO2 का एग्जांपल लीजिए, तो कार्बन यहाँ पे 12 है, ऑक्सीजन यहाँ पे मान लीजिए 32 है, और 32 ही है, मानना क्या है, ठीक है जी। तो क्योंकि कार्बन का एक एटम है और ऑक्सीजन के 2 एटम्स है, तो ये है। तो अगर आप इसको चेक करेंगे बाय रेशो तो आंसर इतना आएगा, आंसर आएगा यहाँ पे 3:8। इसका मतलब क्या हुआ, जब कार्बन और ऑक्सीजन 3:8 बाय मास रिएक्ट करेंगे, हमेशा आपको CO2 ही मिलेगी। या इसका उल्टा, जहाँ कहीं से भी दुनिया में इस यूनिवर्स में CO2 मिलेगी, फ्रॉम वेयर यू गेट दैट नो प्रॉब्लम। क्लियर नहीं क्लियर आपको ये मेरी बात? तो जहाँ से मर्जी आपको CO2 मिले, जहाँ से मर्जी क्या मिले आपको, CO2 मिले, वो जो CO2 है क्या होगी, उसमें कार्बन ऑक्सीजन हमेशा 3:8 में ही आपको मिलेगा। आर यू श्योर अबाउट दैट? तो ये पॉइंट आपको मालूम होना चाहिए। वेरी गुड। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, वो है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। क्या देख रहे हैं, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन चेक करेंगे। तो लॉ की स्टेटमेंट क्या है कि अगर हम दो एलिमेंट्स को आपस में रिएक्ट करते हैं, तो रिएक्ट करने पे अगर हम क्या करेंगे, एक के मास को फिक्स रखें और दूसरे के मास को चेंज कर दें, तो देखा गया है बहुत सारे केसेस में एक नया कंपाउंड बनेगा, ठीक है ना। मतलब और कई केसेस में तो एक दो से ज़्यादा भी कंपाउंड बन सकते हैं। जैसे एग्जांपल है आपके सामने कि जैसे वाटर है, तो वाटर में क्या है, हाइड्रोजन और जो ऑक्सीजन है वो हमने देखा था अभी, ठीक है, तो वो था 1:8 में। लेकिन मान लीजिए अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, क्लियर, क्या करें, अगर 1:16 में अगर ऐड हो जाएं, तो एक नया कंपाउंड बनता है जिसका नाम है H2O2, हाइड्रोजन परऑक्साइड। तो हाइड्रोजन परऑक्साइड में और वाटर में दोनों जो कंपाउंड है किसके बने हुए हैं, दोनों कंपाउंड हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाकर बने हुए हैं, बट both the compounds have different compounds and have different properties. क्लियरली, जैसे H2O2 है, ये आपने देखा होगा डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ जो H2O2 है, आप सबने यूज़ किया होगा, लिस्ट्रीन के नाम से बिकता है, और सब लोग ये कुल्ला करते हैं, तो आपके जो मसूड़े में छुपे हुए जर्म्स होते हैं उसको किल करने का काम आता है। और जो H2O2 है ये बहुत अच्छा क्या है, एक तरह का एंटीसेप्टिक भी है। तो आपने देखा होगा बहुत सारे डॉक्टर्स वगैरह इसको यूज़ भी करते हैं एज एन एंटीसेप्टिक। तो जो H2O2 है, इट गिव्स, ये डीकम्पोज होके एक्चुअल में नेसेंट ऑक्सीजन देता है। ये आपको जैसे जैसे टाइम चलेगा आपको मालूम पड़ेगा, जो H2O2 है वो एंटीसेप्टिक का काम क्यों करता है या डिसइंफेक्टेंट का काम क्यों करता है। बहुत डाइल्यूट है तो वो एंटीसेप्टिक है, और हाई कंसंट्रेशन में है तो डिसइंफेक्टेंट है। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में इट विल किल द जर्म्स। तो लेकिन खैर हमारा काम इनकी प्रॉपर्टीज डिस्क्राइब करना नहीं है, हमारा काम है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को डिफाइन करना। तो अगर हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को दो डिफरेंट रेशियोज में कंबाइन करते हैं, तो हमें क्या लगता है कि वी आर एबल टू गेट ए न्यू सेट ऑफ कंपाउंड। तो आप चेक कर लीजिए, जो हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का यहाँ रेशियो है, उसमें हाइड्रोजन का तो फिक्स रेशियो है, क्या है यहाँ पे फिक्स्ड है, तो फिक्स्ड ऑफ 1, तो फिक्स्ड मास किसका है, हाइड्रोजन का। लेकिन आप चेक करेंगे तो ऑक्सीजन का जो रेशियो है वो डबल हो गया, तो 8:16, स्वीट 16। आर यू श्योर अबाउट दैट? क्लियर। और देखिए आगे एग्जाम्पल और है आपके सामने। मान लीजिए कार्बन और ऑक्सीजन है। अगर कार्बन और ऑक्सीजन जो है आपके पास, ठीक है जी, अगर कार्बन और ऑक्सीजन आपके पास है तो दो कंपाउंड बन सकते हैं, एक बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरे बनेगा कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर कार्बन और जो ऑक्सीजन का रेशियो है वो कितना है, वो है 3:8।
बाय मास, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड में क्या है, ये है 3:4। आर यू ओके विद दैट? तो इसका रीज़न क्या है? अब कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड में बहुत फ़र्क है। कार्बन मोनोऑक्साइड तो डेंजरस गैस है, पॉइजनस है ह्यूमन बीइंग के लिए, मालूम है आपको? अगर कोई आदमी या कोई भी ह्यूमन बीइंग है, इट विल रिमेन इन एन एनवायरनमेंट ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर मोर देन 15 मिनट, तो मेरे ख्याल से वो अनकॉन्शियस हो जाएगा एंड प्रोलॉन्ग, इससे ज़्यादा होगा तो डेथ में आल्सो होकर। रीज़न क्या होता है? जो कार्बन मोनोऑक्साइड है हमारे हीमोग्लोबिन के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग करती है, क्योंकि इसमें आयरन प्रेजेंट होता है। तो धीरे धीरे क्या होता है, हमारा पूरा जो पूरा ब्लड होता है वो डीऑक्सीजनेटेड हो जाता है, तो ब्लड में ऑक्सीजन कैरिंग की एबिलिटी नहीं होती, तो उससे आदमी अनकॉन्शियस होके और उसकी डेथ हो जाती है। खैर, ये प्रॉपर्टीज़ भी हम बाद में पढ़ेंगे। हमारा अभी जो काम है वो है मल्टीपल प्रोपोर्शन को देखना। तो अगर हम चेक करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, कार्बन मोनोऑक्साइड को, तो हमारे सामने क्या आ रहा है कि अगर हम इन दोनों एलिमेंट को डिफरेंट रेशियो बाय मास रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास डिफरेंट सेट ऑफ कंपाउंड्स बनते हैं। या अगर हमारे पास दो डिफरेंट सेट ऑफ कंपाउंड्स पड़े हुए हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड, तो उसमें कार्बन और ऑक्सीजन जो है सेम रेशियो में प्रेजेंट नहीं है, डिफरेंट रेशियो में प्रेजेंट है। आर यू ओके विद दैट? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ऐसे बहुत नाइट्रोजन का एग्जाम्पल तो भरा पड़ा है। नाइट्रोजन तो ऑक्सीजन के साथ 5 डिफरेंट तरह के कंपाउंड बनाते हैं, श्योर और नॉट? जैसे आपने नाम सुना होगा नाइट्रस ऑक्साइड N2O, क्लियर? नाइट्रिक ऑक्साइड NO, नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड N2O3, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 एंड नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड N2O5। इसमें से आपने N2O5, NO2 ये सब पढ़े हुए हैं, और जो N2 है लॉफिंग गैस है, सबको मालूम है आपको ये बात। तो इन सब में क्या है, आप चेक कर लीजिए कि जो रेशो है नाइट्रोजन ऑक्सीजन का वो सेम नहीं। श्योर अबाउट दैट? ऑक्सीजन का रेशो धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है। आर यू श्योर? तो ये छोटे पॉइंट हैं जो आपके माइंड में आपको होने चाहिए कि जो डिफरेंट एलिमेंट है दे आर कंबाइंड इन डिफरेंट रेशियो बाय मास टू गिव ए न्यू सेट ऑफ प्रोडक्ट्स। आर यू श्योर अबाउट दैट? वेरी गुड। तो ये क्या है? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। जो नेक्स्ट पॉइंट है बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि कुछ लिमिटेशंस भी हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन के और लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन के। जो पहला इसमें लिमिटेशन है वो ये है कि जो कांस्टेंट प्रोपोर्शन का मास है वो एप्लीकेबल नहीं होता इन केस ऑफ आइसोमर्स पे, एप्लीकेबल नहीं होता। तो ये हम बाद में डिस्कस करेंगे, आइसोमर्स जब पढ़ेंगे। तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, कोई बहुत सारे कंपाउंड्स हैं जैसे एल्कोहल्स और ईथर्स हैं जिनका फार्मूला सेम होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला, बट उनका स्ट्रक्चरल फार्मूला और फंक्शनल फार्मूला डिफरेंट होता है। तो उस केसेस में आपको क्या चेक करना होगा कि आप लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन उस पर नहीं अप्लाई कर सकते। सेम टू सेम एक एलिमेंट जो है वो डिफरेंट आइसोटोप्स में एग्जिस्ट करता है। जैसे आप H2O लगा लीजिए तो ये है आपका नॉर्मल वाटर, और D2O क्या होता है सबको मालूम है, दैट इज नोन एज हैवी वाटर। तो अब जो H2O है D2O है तो वो तो सेम होना चाहिए, लेकिन सबको मालूम है D2 जो है, जो ड्यूटेरियम है वो हैवियर आइसोटोप है देन द हाइड्रोजन, दैट इज कॉल्ड प्लूटोनियम। तो जो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन है वो आपका आइसोटोप के केस में और आइसोमर्स के केस में एप्लीकेबल नहीं होगा। सेम टू सेम क्या होगा? सेम टू सेम जो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन है वो क्या होगा? वो
ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं आपने लास्ट ईयर पढ़ा था कैटनेशन फॉर्म में यूज करते हैं, क्लियर नहीं क्लियर? तो उसमें क्या होता है, बहुत सारे हाइड्रोकार्बन्स बनते हैं, ठीक है, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, हेक्सेन, तो उन पर ये एप्लीकेबल नहीं होता। और उसी तरह से ये हम आगे जाके पढ़ेंगे, हमारे सॉलिड स्टेट के अंदर भी ये आएगा कि जो नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड है, देखिए स्टोइकियोमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको पढ़ेंगे हम आने वाले टाइम में। तो जो नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड है उस पर क्या होगा, उस पर ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन भी एप्लीकेबल नहीं होता, ठीक है। तो आप समझ लीजिए यहाँ पे जो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन है और जो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन है ये कहाँ कहाँ एप्लीकेबल नहीं होता, तो आइसोटोप्स के केस में एप्लीकेबल नहीं होगा और आइसोमर्स के केस में एप्लीकेबल नहीं होगा। सेम टू सेम लॉ ऑफ मल्टी प्रोपोर्शन कहाँ एप्लीकेबल नहीं होगा, तो आंसर है वो एप्लीकेबल नहीं होगा इन केस ऑफ नॉन स्टोइकोमेट्रिक कंपाउंड। स्टोइकोमेट्री होती है अकॉर्डिंग टू द बैलेंस्ड इक्वेशन। तो जो नॉन स्टोइकोमेट्रिक कंपाउंड बनेंगे इन केस ऑफ नॉन स्टोइकोमेट्रिक कंपाउंड्स, ठीक है, एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे मान लीजिए आपके पास आयरन है या निकल है, मान लीजिए 0.84O। अब यहाँ तो Fe होना चाहिए, अब आयरन 0.84 नहीं हो सकता, क्लियर ही क्लियर। सेम टू सेम हमारे पास क्या है, जहाँ पर इन केस ऑफ व्हाट, इन केस ऑफ कंपाउंड शोइंग कैटनेशन, एलिमेंट शोइंग कैटनेशन, जहाँ जहाँ कैटनेशन होगी जिन जिन एलिमेंट्स में, वहाँ वहाँ क्या होगा, ठीक है, जैसे फास्फोरस है, सल्फर है, ठीक है, ये बहुत सारे कैटनेशन में कंपाउंड साइक्लिक कंपाउंड बनाते हैं, तो वहाँ वहाँ लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन एप्लीकेबल नहीं होगा। खैर ये सब चीज़ें आपने ऑलरेडी पढ़ी हुई हैं अपने प्रीवियस क्लासेस में, तो इतना ज़्यादा इसका इम्पोर्टेंस नहीं है। इसका मेन इम्पोर्टेंस यही है कि आप इनकी डेफिनेशन को याद कर लें और एग्जाम्पल को याद कर लें। ये सिर्फ आपके जिसको हम बोलते हैं एज ए बेसिक नॉलेज के काम आएगा। क्लियर? आर यू ओके विद दैट? तो वेरी गुड। तो इसको आप देख लीजिए, समझ लीजिए ध्यान से कि इन दोनों केसेस में जो आपके पास है नॉट एप्लीकेबल है आइसोटोप्स और आइसोमर्स में और नॉन स्टोइकोमेट्रिक कंपाउंड्स में और कैटनेशन में। श्योर? वेरी गुड। अब हम वापस आते हैं कि अपने हम जो मोल कॉन्सेप्ट वगैरह पढ़ रहे थे, तो मैंने कल आपको बताया था जो नंबर ऑफ मोल्स हैं उसको फाइंड आउट करने के दो तीन तरीके हैं। पहला दोबारा कर लीजिए, पहला है गिवन मास बाय मोलर मास, जो दूसरा है वो है गिवन वॉल्यूम बाय मोलर वॉल्यूम, गिवन वॉल्यूम बाय मोलर वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम वैल्यू क्या होती है सबको पता है, मोलर वॉल्यूम इन ईच एवरी केस दैट इज 22.4। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 22.4 लीटर। और ये जो है जो एप्लीकेबिलिटी है ये फिक्स्ड है एट टेम्परेचर 273 एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑफ 1। तो इसका कारण क्या है, जो वॉल्यूम ऑफ गैस है इट चेंजेस विद द चेंज इन प्रेशर एंड टेम्परेचर। आर यू ओके विद? और लास्ट होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो गिवन होते हैं आपको, डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल, जिसकी वैल्यू क्या होती है सबको मालूम है। एवोगैड्रो पार्टिकल की जो वैल्यू है वो होती है 6.022 10⁻23। तो ये तीनों फार्मूले, फार्मूला नंबर 1, 2 और 3 आपके माइंड में हमेशा चलते रहने चाहिए। आर यू ओके? नंबर ऑफ मोल्स हैं, नंबर ऑफ मोल्स हैं। श्योर?
अब जैसे मान लीजिए वो आपको बोलता है कि मेरे पास क्या है, मेरे पास 3.4 ग्राम अमोनिया है, तो बताइए हाउ मैनी एटम्स आर प्रेजेंट, कितने एटम्स प्रेजेंट हैं यहाँ पे। ठीक है, आर यू श्योर अबाउट दैट। तो सबको मालूम है नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, तो आंसर है गिवन मास बाय मोलर मास। नाइट्रोजन का मोलर मास कितना है, तो आंसर है 14। हाइड्रोजन का 1 होता है, तो 1 × 3 कितना आंसर आ गया, 17। तो हमारे पास आ गया 0.2 मोल्स। तो 0.2 मोल्स में कितने मॉलिक्यूल आएंगे, तो आंसर है 6.022 10⁻23 मॉलिक्यूल। अब एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हैं, अब चेक करो, बताइए कितने एटम्स हैं, गिनिए। तो आंसर है 3, एक नाइट्रोजन के और 3 हाइड्रोजन के। तो क्या आंसर आ गया, 0.2 × 6.022 × 10⁻23 × 3 एटम्स, सॉरी × 4 एटम्स, क्योंकि एक मॉलिक्यूल में 4 एटम है। कितने हैं यहाँ पे, 4 एटम्स हैं। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, लेकिन जैसा कि एज ए स्टूडेंट आपको ये आइडिया अच्छे ढंग से पता होना चाहिए। श्योर अबाउट दैट। अब जैसे लास्ट ही क्वेश्चन में आया था, आपको 3.4 ग्राम अमोनिया दिया गया था, तो आपने कितना आंसर निकाला था उसका, 0.2 मोल्स। तो अगर वो आपसे पूछे हाँ जी इसमें कितने न्यूट्रॉन्स हैं, तो इसके अंदर अब देखिए उसने पूछा है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बताइए कितने हैं। अब ये क्यों मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे, क्योंकि नाइट्रोजन के अंदर तो आपको सबको मालूम है 7 प्रोटॉन हैं प्लस 7 न्यूट्रॉन्स हैं प्लस 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन हाइड्रोजन के अंदर न्यूट्रॉन्स नहीं होते, इसमें एक प्रोटॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो एज ए स्टूडेंट आपको मालूम होना चाहिए कि जो अमोनिया है इसमें एटम्स 4 हैं, इलेक्ट्रॉन 10 हैं, ठीक है, प्रोटॉन भी 10 हैं, इलेक्ट्रॉन भी 10 हैं, प्रोटॉन भी 10 हैं, लेकिन इसके अंदर न्यूट्रॉन 7 ही हैं। वो कहाँ से आ रहे हैं, सिर्फ नाइट्रोजन से। ठीक है ना, अमोनिया में क्या है, अमोनिया में जो हाइड्रोजन है उसमें कोई न्यूट्रॉन नहीं होता। तो कोई आपसे पूछे इसमें कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है, तो आप सिंपल बताएंगे कि एक मॉलिक्यूल में क्या है, एक मॉलिक्यूल के अंदर 10 प्रोटॉन हैं, 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन ओनली 7 न्यूट्रॉन्स हैं। आर यू श्योर अबाउट दैट। तो क्या करेंगे आप, ऑब्वियस है 0.2 × एवोगैड्रो नंबर, क्या होगा ये, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो क्या करेंगे 0.2 × एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू हर मॉलिक्यूल में कितने न्यूट्रॉन्स हैं, 7, तो ये 7 हो जाएगा। तो आंसर क्या आ गया, आंसर आ गया 1.4 × एवोगैड्रो नंबर। तो आंसर क्या आ गया, 1.4 × 6.002 10⁻23। ये क्या है, ये हमारे पास नंबर ऑफ क्या है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं। कितने हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं किस केस में, 0.2 मोलर अमोनिया में। आर यू श्योर अबाउट दैट। इजी क्वेश्चन था ना, टू इजी, क्या बोलते हैं इसको, टू इजी बोलते हैं। आर यू श्योर। ठीक है, तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, ये आपको एज ए स्टूडेंट मालूम होने चाहिए। देखिए आप ये भी जानते हैं जो डेंसिटी है वो क्या होती है, वो होती है मास बाय वॉल्यूम। क्लियर अंडरस्टूड, कितनी होती है, मास बाय वॉल्यूम। तो मान लीजिए आपके पास यहाँ पर क्या है, मान लीजिए आपके पास 90 ग्राम वाटर है, बोलेगा भाई इसकी जो डेंसिटी है ना वो 1 ग्राम पर ml है। श्योर अबाउट दैट। तो बताइए
इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं? आर यू श्योर? तो ये क्वेश्चन आप करके देखिए। क्लियर? अब इसको क्वेश्चन को मैं एक और तो मॉडिफाई कर देता हूँ इसमें कि मान लीजिए हमारे पास क्या है, हमारे पास है 90 ml ऑफ वाटर, तो डेंसिटी 1 है उसकी, तो बोलता है 90 ml वाटर है, डेंसिटी 1 है, तो बताइए कितने मॉलिक्यूल हैं। तो आप डेंसिटी को लिखिए 1, मास आपको पता नहीं है, वॉल्यूम कितनी लिखिए 90, तो मास कितना आ गया, मास आ गया 90 ग्राम। तो इसको आप यूज़ कर लेंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने के। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास, आंसर आ गया 5 मोल्स। तो 5 मोल्स के पीछे क्या कर देंगे आप, एवोगैड्रो नंबर। तो ये सिंपल क्वेश्चन है, ये आपको एज ए स्टूडेंट यू शुड हैव नॉलेज अबाउट दैट। क्लियर है बेटा आपको ये बात? तो अब हम